नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी बार इक़्तिदार में आने के लिए तैयार। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय इंतखाबात में हुक्मरान जमात को अक्सरियत मिलने का इम्कान। एग्जिट पोल के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद 543 में से 365 नशिस्तें ले सकता है। भारतीय मीडिया का कहना है 543 में से 272 नशिस्तें जीतने वाली पार्टी हुकूमत बनाएगी। ऑपोजिशन ने भी 295 नशिस्तों पर बढ़तरी का दावा किया है। भारतीय इंतखाबात के हतमी नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी बार इक़्तिदार में आने के लिए तैयार। इंडियन इलेक्शन 2024 इन्हें दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अहम इंतखाबात समझा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो 2 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो नाकाबिल शिकस्त समझे जा रहे हैं कि अब की बार तो 400 से ज़्यादा सीट्स ले जाएंगे ये लोकसभा की। और नारा भी यही है, पहले तो था मोदी है तो मुमकिन है, और अब है अब की बार 400 पार। हुआ ये है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुइज्म को इस्तेमाल करके 2 दफ़ा वो इलेक्शन जीत चुका है। तो 2019 में जब वो दूसरी बार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे तो बीजेपी का नारा था अब की बारी 300 पार, यानी कि 300 नशिस्तें पार। तो भारत की जो लोकसभा है उसकी नशिस्तें होती हैं 543। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के चुनाव पे, लोकसभा चुनाव पे जिस तरह दुनिया की नजरें टिकी रही और जिस तरह उसके बारे में खबरें आती रही, वो शोर लगभग थम गया है। और इसके बाद 4 जून का सभी को बेसब्री से इंतजार है। उससे पहले सभी अनुमान, सभी तरह के पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं। जहां एग्जिट पोल के नतीजे आए उसके अनुसार जिस तरह पीएम मोदी की लोकप्रियता यूं की यूं ही बरकरार दिखती है। लगभग सभी चैनलों ने अपने एग्जिट पोल में जिस तरह पीएम मोदी की लैंडस्लाइड विक्ट्री को दिखाया, उससे कहीं ना कहीं ये एहसास तो जरूर होता है कि पीएम मोदी तीसरी बार फिर से भारत के पीएम बनने जा रहे हैं। इसमें किसी को शक शुबा नहीं रहेगा। दरअसल विपक्ष जो लगभग विपक्ष की भूमिका में रहा ही नहीं, ना वो संगठित हो सका, ना वो कोई गठबंधन बना सका। सबसे बड़ी विडंबना रही कांग्रेस के साथ। वो कहीं पे उन साथियों के साथ लड़ रही थी जो उसके साथ गठबंधन में थे, तो कहीं पे उसके साथी इस लायक नहीं रहे कि वो कुछ वोट बटोर सके। इसी को लेकर सारी मीडिया चर्चा कर रही है कि पीएम मोदी ने लगभग एक तरफा लहर में भारत को जीत लिया है और विरोधियों द्वारा उठाए गए मुद्दे जनता पर असर करते नजर नहीं आए। जहां अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक अपनी जनसभाओं में संविधान बदलने की बात कहते रहे, उसका असर दुनिया जनता पे नहीं दिखता। उसको भारत की जनता ने लगता है लगभग नकार दिया। वैसे तो ये एग्जिट पोल है, लेकिन अभी नतीजे कैसे आते हैं उसके बाद ही बात की जा सकती है। लेकिन कहते हैं आंधी तूफान आने से पहले पूर्वानुमान जरूर लग जाता है। वहीं बंगाल जैसे राज्यों में भी पीएम मोदी की जो लहर दिखाई जा रही है, उसने ममता बनर्जी के माथे पर पसीना ला दिया है। दरअसल पीएम मोदी ने जिस तरह बंगाल, उड़ीसा और साउथ में अपना अभियान चलाया, वो उल्लेखनीय रहा। उन्होंने कड़ी मेहनत की और उसका नतीजा एग्जिट पोल में दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजने के फैसले को, जहां दुनिया कह रही थी कि उनके प्रति सहानुभूति होगी, ऐसा कहीं नहीं दिखता है। और दिल्ली में भी बीजेपी प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ती दिखती है। बाकी 4 जून को ही पता चलेगा कि किसने कहां बाजी मारी। इसी को लेकर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में भी चर्चाएं खूब तेज हैं कि क्या पीएम मोदी तीसरी बार पीएम बनते हैं। अगर बनते हैं तो उनके रिश्ते पाकिस्तान के साथ कैसे होंगे। दरअसल इसकी झलक पीएम मोदी पहले ही दिखा चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान को बकसने का कभी अपना मूड नहीं दिखाया। इसके पीछे इसी को लेकर पाक मीडिया को लगता है कि अगर मोदी तीसरी बार फिर बनते हैं तो अगले 5 सालों के लिए उनके रिश्तों में सुधार आने की गुंजाइश कम ही है। दरअसल पीएम मोदी अपने सख्त रुख के लिए जाने जाते हैं और पाकिस्तानियों को वो ये मौका नहीं देंगे कि 1999 जैसा छुरा पीठ में घोंप सके। इसी को लेकर पाक मीडिया में भी खूब चर्चाएं तेज है। वहीं विपक्षी दल अपने दावे तो कर रहे हैं, लेकिन उनके दावों में कहीं विश्वास नजर नहीं आता। दरअसल विपक्ष एक होकर पीएम मोदी से लड़ ही नहीं पाया और चुनाव से पहले ही बिखर चुका था।
चुनाव के पहले 2 महीने में तो विपक्ष को यही नहीं पता था कि उनको क्या मुद्दे उठाने हैं और किसका असर पब्लिक पर ज्यादा होगा। वहीं बुनियादी ढांचे में सड़कों का विकास जिस तरह पीएम मोदी ने किया वो उल्लेखनीय है। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था भी आज दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गई है। वहीं जहां पीएम मोदी सीधे कनेक्ट होने का गुण भी अपने अंदर रखते हैं, सारी पब्लिक को लगता है कि पीएम मोदी उनके सामने ही है। ये कनेक्ट करने का तरीका शायद राजनेताओं को सीखने में वर्षों लग जाए और खाली सोशल मीडिया या मीडिया पर हवा बनाने से शायद कुछ नहीं होता। 2019 को देखे और साथ ही 2024 को भी देखे तो कहीं ना कहीं विपक्ष एक हवा बनाने में कामयाब जरूर रहा था कि पीएम मोदी की लोकप्रियता घट चुकी है, लोग उनसे सहमत नहीं है, लोगों में उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ और ना अभी भविष्य में होने जा रहा। दरअसल विपक्ष के पास अपना कोई ऐसा मुद्दा है ही नहीं जिससे वो पीएम मोदी के खिलाफ ढंग से इलेक्शन लड़ सके और इसी का नतीजा इलेक्शनों के एग्जिट पोल में भी दिखता है और अभी नतीजों में भी शायद ये रिफ्लेक्ट हो जाए कि ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है। दरअसल भारत में विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रहा है और इसी विपक्ष की कमजोरी पीएम मोदी की ताकत भी बन गई है। लेकिन पीएम मोदी के खुद के अपने किए गए काम भी उनको कहीं ना कहीं भारत का सर्वमान्य लीडर बनाते हैं। विदेशों का काम हो या भारत का, या जीडीपी हो या या फिर बुनियादी ढांचे का विकास, इन सब में पीएम मोदी ने जो काम किए हैं वो हमेशा के लिए याद रखे जाएंगे और शायद इसी का नतीजा है जो भारत की जनता उनको तीसरी बार भी चुनने जा रही है। दरअसल पीएम मोदी का अपना खुद का कनेक्टिविटी करने का तरीका सीखने में विपक्षियों को काफी समय लग जाएगा। भारत की जनता अपने आप को पीएम मोदी से जिस तरह जुड़ा हुआ मानती है या उनको लगता है कि उनका प्रधानमंत्री उनसे सीधा जुड़ा हुआ है, वो एक पीएम मोदी की जीत में अहम योगदान देता है। महिलाओं के लिए किए गए काम और महिला वोटर रिकॉर्ड हालात में जिस तरह पीएम मोदी को वोट दे रही है, वो आने वाला टाइम भी विपक्षियों के लिए चिंता का विषय बना रहेगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। पिछली दफ़ा उनका टारगेट था 300 से ज़्यादा और उन्होंने वो पूरा करके दिखाया। 300 से ज़्यादा नशिस्तें ली, 353 सीट्स उन्होंने ली थी। इस दफ़ा मोदी सरकार का नारा है अब की बार 400 से पार। तो इस दफ़ा उनका एम्बिशन और बढ़ गया है और वो कह रहे हैं कि हम 400 से ज़्यादा सीटें लेंगे। इस वक्त भारत का जो मीडिया का जो हाल है, वहाँ पे जो पंडित्स हैं जो शहरों में बैठे हैं, वो सब के सब मोदी सरकार की वापसी की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अगर डिफरेंसेस हैं तो सिर्फ इस पे कि कितनी सीटों से वो वापस आएंगे। प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी का एक नारा है, वो नारा बुनियादी नारा है मोदी है तो मुमकिन है। अब इसको ज़रा सोचो कि कितना इफेक्टिव और नारा है। अब मैं फ़र्ज़ करें एंटी मोदी वोट दे रहा हूँ, मैं एक न्यूट्रल वोटर हूँ, मैं देना चाहता हूँ यार मतलब अब जाएं ये। फिर मैं सोचता हूँ यार इनके पास कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो अपोजिशन है, इसलिए कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर के कोई 5-6 उम्मीदवार हैं। अच्छा, और उनकी जो ख्वाहिश है, एक तो ये है ना कि आप अपने दिल में रखें, उनकी ख्वाहिश बार बार आती है कि जी अगली कोalition में, अभी गांव बसा नहीं है और तो वो लूटने वाले पहले आ गए। क्लियर एक फिगर नहीं है ना, आपको ऑल्टरनेट नहीं है मोदी का। 5-6 हैं। अच्छा, फिर दूसरी ये है कि इंडिया अलायंस में पिछले 2-3 महीने में 1-2 जमातें निकल भी गई, बीजेपी ने उन्हें तोड़ लिया। मसलन बिहार के जो चीफ मिनिस्टर थे वो बड़ा इफेक्टिव कार्ड था, वो तोड़ लिया। अच्छा, फिर और बहुत सारे लोग जो बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे थे और कोई भी नहीं बोल रहा था। मैं समझता हूँ ऐसे लग रहा है कि जो जनरल पब्लिक है भारत की जो पब्लिक है वो कहती है कि हमने नरेंद्र मोदी के साथ रहना है। अगर मोदी साहब इलेक्शन जीत जाते हैं, वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार, यानी कि 400 से ज्यादा सीटें लेना चाह रहे हैं वो। तो अगर फर्ज करें उनको 400 नहीं भी मिलती, वो दोबारा अक्सरियत लेके हुकूमत बना लेते हैं, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में कशीदगी पैदा होगी या बेहतरी होगी? अखंड भारत वाला जो मंसूबा है वो आज की पैदावार नहीं है, ये 1925 से सरवारकर के ज़माने से चल रहा है
और ये हमेशा से अंडर द सरफेस, जैसे कहते हैं विनियर जो सरफेस था उसके नीचे मौजूद था। और बड़ी इनकी कश्मकश थी नेहरू और गांधी के साथ, लेकिन ये उस वक्त तो नहीं कामयाब हो सके। इन्होंने गांधी को मर्डर भी किया, लेकिन जब इन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई तो इनको एहसास हुआ कि इनके पास ये पत्ता है, ये खेला जा सकता है। और उसके बाद इन्होंने सबसे पहले ये गुजरात में खेला। गुजरात में जब ये इलेक्शन जीते तो उसके बाद से इनको अंदाज़ा हुआ कि ये तो बड़ी पावरफुल है और हम आ सकते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस वक्त मोदी सरकार अपनी तीसरी जो उनकी टर्म है उसमें उस एजेंडा से हटेंगे। और इंडियन मिडिल क्लासेस भी वही हाल है जो पाकिस्तानी मिडिल क्लासेस का है, कि वो भी अब रिलीजन की तरफ पढ़ रहे हैं, हिंदुत्व को अपना रहे हैं। मैंने आज भी आपको पता है एक डिस्कशन में ये बात की थी आपको कि इंडिया के अंदर लोगों को ये समझ आ गई है कि इस बंदे ने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया है और ऐसा रास्ता दिखाया है कि अब हर बंदा समझता है कि नरेंद्र मोदी से ही पूछना है कि मुस्तकबिल क्या है, हमने करना है। सो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आपको लीडरशिप लेवल पे एक ऐसा बंदा मिल जाए। मैंने आपको कहा था कि आज अगर नरेंद्र मोदी बीजेपी छोड़ भी दें ना, बीजेपी भी छोड़ दें और एक नई पार्टी भी बना दें, बीजेपी छोड़ के एक नई पार्टी भी बना लें, तो लोग उधर चले जाएंगे, वो बीजेपी को इरेलेवेंट करेंगे। उन्होंने अपना कद काठ इतना ऊंचा कर लिया है। सुनने में ये आ रहा है कि अभी तक के जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उनकी पार्टी जो एनडीए है और उनका जो अलायंस है वो तकरीबन 360, 61, 65 डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें की हैं, लेकिन 360 प्लस सीटें वो लेके बैठे हुए हैं। ऑलमोस्ट इतनी सीटें उनकी पहले थी, 303 मेरा ख्याल है उनकी थी और बाकी उनके अलायंस की थी। अब एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई कि एनडीए की विक्ट्री नज़र आ रही है। एनडीए इज़ ऑल क्लियर कि वो जीत रहा है। और जबकि जो एग्जिट पोल्स हैं, जिसको अगर आप देखें एग्जिट पोल्स ऑलमोस्ट उनका रिजल्ट जो बताया जाता है वो ठीक होता है। कहा जाता है कि 90% वो ठीक ही होते हैं। इस पूरे खिते के अंदर इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री वन विच इज़ फुली डेमोक्रेटिक इन अ सेंस कि वहाँ पे प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं। सेकंड चीज़, उनके इलेक्शन कमीशन के ऊपर या उनके कम से कम इलेक्शनिंग प्रोसेस के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता। तीसरी अहम चीज़ ये है कि अगर एक पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी टाँ टाँ टूँ टूँ नहीं करती, जिस तरह हमारे यहाँ पे होता है कि एक पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी, और हमें पहले ही पता होता है कि हमारे इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। सो जो भी है ये जो 361 से 401 है ना, इंडिया अलायंस को, एनडीए को किसी की ज़रूरत ही नहीं है। एनडीए डजंट नीड एनीवन। वो जिसे वो कहेंगे ना, उनको कुछ ज़रूरत नहीं है किसी की। वो अकेले ही सिंगल हैंडेडली कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, वो जो मर्जी करना चाहें एनडीए कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और क्योंकि तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं वो एक ही बात कर रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक देखा था कि अगर फॉर एग्जांपल एबीपी न्यूज़ है तो वो भी 353 383 की बात कर रहे हैं एनडीए के लिए। इंडिया के लिए, अलायंस के लिए 152 से 82। आपने देखा किस तरह पाकिस्तानी मीडिया भारत के इलेक्शनों में इंटरेस्ट ले रहा है। दरअसल इसके पीछे पाकिस्तान के और भारत के संबंधों का बहुत अहम रोल है। दरअसल पीएम मोदी के आने से पहले जिस तरह पाकिस्तान खुलेआम अपनी गतिविधियां भारत के कश्मीर, पंजाब, असम और अन्य भागों में चलाता रहा है, वो सारी दुकान अब पाकिस्तान की बंद हो चुकी है। और पाकिस्तान के हाथ में पीएम मोदी ने जैसा कई बार कहा है कि हाथ में कटोरा दे दिया जाएगा, वो आ चुका है। आज पाकिस्तान के हालात कंगाली के हैं, उसके पास खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में पीएम मोदी का आ जाना पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। जबकि पाकिस्तान की मीडिया हो या वहाँ के राजनेता या अन्य कोई लोग, वो हमेशा चाहते हैं कि पीएम मोदी जैसी सरकार भारत में ना हो, ताकि वे भारत विरोध का अपना एजेंडा चलाते रहे और दुनिया से पैसे लेते रहे और भारत में आतंक और तस्करी जैसे काम करते रहे। लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद पाकिस्तान का ये सब कुछ बंद हो चुका है और पाकिस्तान आज सारी दुनिया में
पीएम मोदी ने अलग थलग करके रख दिया है। शायद इसी का डर पाक मीडिया की बातों में भी कहीं ना कहीं झलक रहा है और वो कहने पर मजबूर है कि पीएम मोदी हिंदुत्व के नाम पर ही भारत में जीतते रहे हैं। दरअसल इसमें कुछ गलत भी नहीं है। जहां 85% हिंदू रहते हो उस देश में अगर हिंदुत्व की बात नहीं होगी तो और कहां होगी। ये पाकिस्तान को भी सोचने की ज़रूरत है और दुनिया को भी सोचने की ज़रूरत है। और पीएम मोदी ने अपने आप को राष्ट्रवादी हिंदू कहने से कभी नहीं छुपाया और अपने धार्मिक अनुष्ठानों से को करने में भी कभी नहीं छुपाया। उनका कहना था कि तुष्टीकरण नहीं किया जाएगा और वो शायद आगे भी अपनी इसी नीति पर चलेंगे। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।